रिसर्च प्रपोजल भी होता है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल साइंटिफिक वर्ल्ड में जब भी आप कोई नई रिसर्च करने जा रहे हैं तो रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल्स आप लोगों को सबमिट करवाना है। इवन आप में से कई लोग जब जो है फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहां पे भी आप लोगों को कई रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाएंगे। अब इस तरह से है कि रिसर्च प्रपोजल्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स और उनकी जो है वो सारी डिमांड जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग कई बार आपका प्रोफेसर आपको खुद से इंस्ट्रक्शन देगा कि मुझे इतनी लेंथ का इस कंटेंट से रिलेटेड इस चीज ये चीज उसमें होनी चाहिए, मुझे एक रिसर्च प्रपोजल बना के सेंड। कुछ जनरल कह देते हैं कि फलां टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल बना के, अगर कोई जनरल कह दे तो आप अपनी मर्जी का कोई भी सीक्वेंस या कोई भी फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कई ऐसे कहते हैं किसी भी टॉपिक पे जो है वो आप बना के दे दें, तो ऐसी सूरत में आप अपने ये एमफिल का साइनॉप्सिस भी सेंड कर सकते हैं। ये भी एक तरह का रिसर्च प्रपोजल ही, वो डिपेंड करता है कि जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं उनका क्या मकसद है, वो आपको किस लेवल पे असेस करना चाह रहे हैं जब वो आपको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। अच्छा, तो साइनॉप्सिस एक तरह का ये रिसर्च प्रपोजल है। इसमें हम ये बता रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी को हम फलां रिसर्च करेंगे फलां तरीके से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हमें इसका अप्रूवल देंगे। याद रखें, अगर यूनिवर्सिटी की जो कमेटी बनी है वो आपका रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस रिजेक्ट कर देते हैं तो ऐसी सूरत में आपको अपना टाइटल चेंज करके नया साइनॉप्सिस लिखना पड़ेगा और सारी चीजें दोबारा से सबमिट करवानी पड़ेगी। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि अगर आगे फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो, अगर ये वाला साइनॉप्सिस हम आगे भेजें तो इस पे तो हम काम कर चुके होंगे। जी जी हाँ जी, फिर ये क्यों? देखें, अगर उन्हें स्पेसिफिक किसी नई चीज के ऊपर चाहिए तो वो आपको खुद डिमांड से बता दें। अगर वो जनरल कह दें किसी भी टॉपिक पे कोई भी रिसर्च प्रपोजल भेज दो तो ऐसी सूरत में उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो देखना चाहते हैं कि आपको रिसर्च राइटअप और इससे रिलेटेड चीजों का आइडिया है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे कोई नया क्रिएटिव डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा हो तो वो आपको खुद से इंटीमेट करेंगे कि कोई नया प्रपोजल हमें नहीं बना, तो ऐसी सूरत में फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइनॉप्सिस लिखना ये एक तरह से आपकी ट्रेनिंग ही है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर किस तरह से डाटा को जो है वो सर्च आउट किया जाता है। अच्छा, अभी हमारे आप सबको जो है वो टॉपिक्स असाइन कर दिए गए हैं जो कि टेंटेटिवली कंफर्म टॉपिक है कि अब यही चल रहे हैं। अच्छा, अब साइनॉप्सिस जो है वो आप लोगों ने किस तरह से करना शुरू करना है। जब भी कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज उस टॉपिक को अच्छे से समझना, और याद रखें चीज़ों को हमेशा सबसे पहले सिंपल वे से समझा जाता है, फिर चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं। लेट्स सपोज अगर किसी का भी टॉपिक है कि उसने सर्च एनालिसिस करना है लंग कैंसर डिजीज के ऊपर बाय गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है जी, तो अब देखें टाइटल के अंदर ही 3 पॉइंट मौजूद है। पहली तो चीज सर्च क्या है, सर्च या रावण क्या है, दूसरी चीज गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या है, तीसरी चीज लंग कैंसर क्या डिजीज है। ठीक है, ये 3 जनरल जो है वो इसके अंदर ही मेन पॉइंट मौजूद है। आपको चाहिए कि इससे रिलेटेड जो कोई भी इजी एक्सेस में आपके पास सोर्स है, वो यूट्यूब है या कोई सिंपल कोई डॉक्यूमेंट है, कोई बुक है जहां से आपको आसानी से समझ आ सके, आप इनके बारे में निकाल के पढ़ें और इनको समझ लें कि ये क्या है। ये जो मैंने अभी तक बात बताई है ये सिर्फ समझने के लिए है, ये साइनॉप्सिस लिखने के लिए नहीं। साइनॉप्सिस की कहानी लिखने के इससे आगे शुरू होती है। साइनॉप्सिस चूंकि एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है तो हमेशा इसमें अगर आपने कोई भी बात लिखनी है तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, और किसी न किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, कोई जो थीसिस जो है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उससे, या फिर इसके अलावा दूसरी चीज अगर आप कहना चाहें कि मसलन मिसाल के तौर पर कोई रिसर्च पेपर है, मतलब किसी न किसी ऑलरेडी जो पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है ये चीज है उससे वो चीज लिंक्ड होनी चाहिए। और हम ये किस अंदाज में पढ़ने वाले को सबूत देते हैं कि मैंने ये जो बात लिखी है, डिस्कशन लिखी है, ये साइंटिफिक वे से ऑथेंटिक है, रेफरेंसेस। ठीक हो गया ना, तो वो अगला स्टेप है। जब आप एक बार अच्छे से अपना टॉपिक समझ लेंगे फिर आप जो है वो साइनॉप्सिस लिखने की तरफ आए, तो फिर जो साइंटिफिक चीजें हैं उनकी तरफ। आपने ऑलरेडी चीजें समझ ली हैं, अब आप गूगल स्कॉलर पे आ जाए। गूगल स्कॉलर पे इन्हीं चीजों के मुतालिक आप रिसर्च पेपर निकाल के ढूंढना और उसमें अपनी मर्जी का रिक्वायर्ड डाटा वो सर्च करना शुरू करें। याद रखें
अगर आप डायरेक्ट ही गूगल स्कॉलर पे जाके रिसर्च पेपर के साथ जो है वो डील करना शुरू कर देंगे तो आप लोगों को प्रॉपर समझ नहीं आएगी। जो एक रिसर्च पेपर होता है उसका मतलब होता है कि कंसाइज वे में मीनिंगफुल बात को डिलीवर करना, ठीक है, मुख्तसर अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल बात को दूसरे तक पहुंचाना। इसलिए रिसर्च पेपर होता मुख्तसर है लेकिन उसमें डाटा बहुत वसीह होता है। आपके पास ऑलरेडी माइंड में बैकअप डाटा मौजूद है उस टॉपिक के मुतालिक, तो आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। डायरेक्ट जाकर उसे पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी ये सपोज करके चलते हैं कि रीडर्स ऑलरेडी जो है इन चीज़ों के साथ लिंक्ड है, ठीक है ना। मसलन मिसाल के तौर पर लंग कैंसर के ऊपर आपका काम है, आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी रिसर्च पेपर में कैंसर की सादा डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, या आप गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का साथ जिक्र करें किसी रिसर्च पेपर में नैनो केमिस्ट्री की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्कुल जिस टॉपिक के ऊपर काम हुआ उसके मुतालिक सारी बातचीत वहाँ पे हो रही होती। तो जब पहला स्टेप कि आपने अपने टॉपिक के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है जितनी हो सके, और वो सबसे सिंपल जो भी सोर्स हैं आज तक अवेलेबल आप उनसे ले सकते हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे इजी वे में बहुत सारा डाटा हमें मिल जाता है, ठीक है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ को पढ़ते हुए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोर्स से जो है वो करें, वो आपको डिफरेंट तरह से गाइड करें, जो आपके माइंड में आपके टॉपिक से रिलेटेड डाटा बिल्ड हो जाएगा। जब वो बिल्ड हो जाए तो फिर साइनॉप्सिस की तरफ आ जाना है। अब साइनॉप्सिस कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहली बात, साइनॉप्सिस दो तरह से स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, साइनॉप्सिस डिजाइन करते हुए अगर जो है वो आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि मटेरियल्स एंड मेथड आपके जो है वो क्या होगी, तो बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए। जैसा कि हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम जो है वो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए काम करेंगे, हम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स तैयार करेंगे, हमारे जो यहाँ पे सैंपल्स होंगे वो ब्लड सीरम सैंपल होंगे। तो मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट तय है कि हमने इस तरह से करना है, ठीक है। हमारे माइंड में एक चीज़ मौजूद है, तो मटीरियल मेथड में हम इसी तरह से करते हैं। ये मैंने जो आपको साइनॉप्सिस सेंड किया है ग्रुप के अंदर, ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, आप लोगों का डिजीज से रिलेटेड। आपको पिछले साल में कुछ बच्चों ने यहाँ पे डिजीज के ऊपर काम हुआ, लैब में मुमकिन है कि कहीं हार्ट फॉर्म में, दराज में वगैरह में इनका कोई साइनॉप्सिस पड़ा मिल जाए, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कौन कौन सी हेडिंग्स उसमें बनाते हैं। जो कुछ फेमस हेडिंग्स हैं साइनॉप्सिस की वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके अंदर सैंपल्स कलेक्शन के बारे में कोई पैराग्राफ लिखना पड़ सकता है कि हमने सैंपल यहाँ से जो है वो कलेक्ट किया और इस तरह से करके और हम इस तरह से उसको करेंगे, ये करेंगे वगैरह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, आप वो सैंपल आपने ले लिया, उसके बाद जाहिर है कि आपने सिल्वर या गोल्ड नैनो पार्टिकल जो भी रिस्पेक्टिव हर किसी का टॉपिक है उसके मुतालिक बताना होगा कि हम इसके अंदर गोल्ड नैनो पार्टिकल इस्तेमाल करेंगे और वो इस तरीके से बनाएंगे। वो मेथोडोलॉजी यहाँ पे सारी लिखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, गोल्ड नैनो पार्टिकल भी बना लिया, सैंपल भी आपके ओके हो गया। अब अगला मसला क्या है? स्पेक्ट्रल एक्विजिशन, कि आप स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स कैसे करेंगे। उसके लिए आप बताएंगे कि ये रामन इंस्ट्रूमेंट होगा, ये हम उसमें जो है ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करेंगे, इतने नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लेजर इसके अंदर मौजूद है, इतना इंटीग्रेशन टाइम लेंगे। इवन आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि सैंपल और गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का हम इंक्यूबेशन टाइम कितना इसके अंदर सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और फिर जो लास्ट में जो चीज आ जाएगी वो है स्पेक्ट्रल रीप्रोसेसिंग, कि हमारे जो रॉ स्पेक्ट्रा रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हमें हासिल होंगे उनको हम रीडेबल कैसे बनाएंगे ताकि रिजल्ट, ठीक है। मैटलैब के जरिए, मैटलैब में कौन से टूल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बेसलाइन करेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, सेवेट डायगोनल इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मलाइजेशन वगैरह पॉलिनोमियल, वो जो प्री प्रोसेसिंग की फाइल में 4-5 स्टेप हम करते हैं वो आप यहाँ पे इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। देखें, जब भी कोई रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है, इसके लिखने से पहले उसके प्री ट्रायल्स लगाए जाते हैं। प्री ट्रायल्स लगाने का मकसद ये है कि जिस एंगल से हम अपना एक्सपेरिमेंट सोच रहे हैं या डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस तरह से वो एक्सपेरिमेंट हो भी जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चीजें हमारे उस बैकअप डाटा से होती हैं सारी,
कि हम ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इस तरह से। ठीक है, इवन कोई बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आप अर्न करने जा रहे हैं तो वहाँ कमेटी आपसे इंटरव्यू भी करती है, आपका साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल उनके सामने पड़ा होता है, वो आपसे पूछ सकते हैं आपने फलां चीज़ जो है वो यूज़ की है, किस वजह से, इसमें क्या फ़ायदा होगा। अगर कोई टेक्निकल या आपकी फील्ड से रिलेटेड ही सामने इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं क्या इसकी बजाय फलां मेथड नहीं ज़्यादा सही रह जाना था, ठीक है, इसके तो ये ड्रॉबैक्स हैं, ये नहीं है वगैरह, ये फलां इस तरह से। ठीक है, तो वो है बड़े लेवल पे, यहाँ पे उतने ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अभी आपका ये बिल्कुल एक तरह का स्टार्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आप ये लिख लेंगे तो आपके माइंड के अंदर चीज़ें आ गई सारी कि मैंने असल में इस सेमेस्टर में या अपनी डिग्री में रिसर्च क्या करनी है और उसमें ये 4 काम मैंने जो है वो करने हैं। इसके बाद अगले ज़ाहिर है रिजल्ट एंड डिस्कशन है, लेकिन साइनॉप्सिस में तो अभी रिजल्ट्स नहीं निकले, अभी तो हम प्रपोजल ही दे रहे हैं कि हम ये करेंगे। ठीक है, अच्छा ये है हेडिंग नंबर 3 जो आपको बताया। असल में इससे ऊपर जो है वो 2 हेडिंग और भी हो गए। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग जो है वो इसके अंदर इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन और दूसरा जो है वो हाँ जी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। राइटिंग तो सबको समझ आ रही है ना? जी। राइटिंग मेरी भी ठीक है, मैंने बड़ी कोशिश की। अच्छा तो बार इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अब ये 2 चीज़ें क्या है देखें, आपका जो भी टॉपिक है उसमें ज़रा देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेट्स सपोज जो हम मिसाल क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक चीज़ सच है, ऑब्वियस सी बात है, आप पहले किसी को रामन बताएंगे तो सच बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। दूसरी, आप गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी चीज़, आप उस डिजीज के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जो आपके मेन टॉपिक के अंदर मौजूद चीज़ें होती हैं 2-3, आप उनका बता दें थोड़ा थोड़ा सा कि वो चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो आपका जो एक हिस्सा कंप्लीट होगा, इसे इंट्रोडक्शन पार्ट कहते हैं। एक अच्छे साइनॉप्सिस के अंदर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो 2 से 3 पेजेस पे मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी बारी आती है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यही 3 चीज़ें दोबारा से एक बार आ जाएंगी, लेकिन अब जरा ध्यान से इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में फ़र्क समझना है क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि ये चीज़ें क्या है और किस तरह काम करती हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने इन तीनों के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च से रिलेटेड जो काम हो चुका है वो बताना। मसलन मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपकी जगह साइनॉप्सिस लिख रहा हूँ तो मैं सर्च से स्टार्ट कर लेता हूँ, फर्ज करें। ठीक है, अब मैं बताना शुरू कर दूंगा सर्च ये टेक्निक है, ऑलरेडी इसके ऊपर फलां फील्ड में काम हो चुका है, फार्मास्यूटिकल में ये काम हो चुका है। ठीक है, ये एंटी फंगल एक्टिविटीज़ के डिटेक्शन में ये काम हो चुका है सर्च के जरिए, फलां चीज़ में ये काम। पहले जनरल सी बात करके, क्योंकि असल में मेरा अब काम सर्च और लंग कैंसर पे है, पहले मैं सर्च की जनरल फील्ड्स का जिक्र कर दूंगा, फिर मैं सर्च के जरिए डिजीज डायग्नोसिस पे आ जाऊंगा और फिर इसके बाद में किस पे आ जाऊंगा, कैंसर पे आ जाऊंगा। तो आप थोड़ा गौर करें, जनरल से स्पेसिफिक साइड की तरफ हम आते जा रहे हैं। ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला सारा इंट्रोडक्शन भी किसी न किसी रिसर्च पेपरों से ढूंढ के आपने लिखना है और बीच में रेफरेंसेस देने। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपने जो भी उसमें सेंटेंस लिखने हैं, पैराग्राफ लिखने हैं, वो जाहिर है किसी न किसी लिटरेचर से होने चाहिए, किसी रिसर्च पेपरों से होने चाहिए और उनके रेफरेंसेस आप लोगों ने साथ पुट करने हैं। ठीक है, रेफरेंस किस जगह पे देने हैं, किस जगह नहीं देने, अभी हम सारी तफसील से बात करेंगे। अच्छा, सर्च के बारे में बात हो गई, फिर इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है उसके बारे में शुरू कर लूंगा। ठीक है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ऑलरेडी जो है वो किस तरह से बनाए जा चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये ऑलरेडी किस किस फील्ड में इस्तेमाल हो चुके हैं। क्या गोल्ड नैनो पार्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी किसी टेक्निक में इस्तेमाल हुए हैं।
क्या गोल्ड नैनो पार्टिकल किसी डिजीज डायग्नोसिस में अब तक इस्तेमाल हुए हैं? ठीक है, किस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं? देखिए मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ऐन मुमकिन है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के जरिए ऑलरेडी लंग कैंसर की डिटेक्शन हो चुकी है और रिसर्च पेपर मिल भी चुके हैं, कोई बात नहीं, आप चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम के सीरम सेपरेट करके या केडीए डिवाइसेस लगा के या जो है वो इंक्यूबेशन लगा के, ठीक है, वो सारा कर रहे हैं, कोलाइडल वे में हम ये सारी जो है चीज़ों को मिक्स करते हैं वगैरह, ये वो इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल गया है, इस तरीके से भी काम हुआ हो तो फिर काम डबलिंग हो जाएगी, फिर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑलरेडी अगर हो चुका है लेकिन किसी और वे में हो चुका है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमारी मेथडोलॉजी या हमारा तरीका उससे डिफरेंट है और एन मुमकिन है कि उससे मजीद बेहतर भी, वो तो जब रिसर्च प्रॉपर करेंगे, मेरिट्स डीमेरिट्स उनके साथ कंपैरिजंस देखेंगे तो पता चलेगा किस तरीके में आसानियाँ हैं, किस में मुश्किल है वगैरह वगैरह, वो चीज़ जनरल से स्पेसिफिक, ठीक होगा। तीसरा इसी तरह से लंग कैंसर, लंग कैंसर में जो है वो ऑलरेडी किस किस किस्म के कैंसर्स, चूँकि हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी या सर्च के बारे में बात कर रहे हैं तो बात यहीं से शुरू करें, वरना तो कैंसर बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी या सर्च के जरिए ऑलरेडी कौन कौन सा कैंसर डिटेक्ट किया जा चुका है, किस किस तरीके से हो चुका है, ठीक है। फिर इसी तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो है वो जो कैंसर्स हैं, आ जाओ रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो है वो कैंसर डायग्नोसिस, ये कहाँ कहाँ और किस किस तरह से ये हो चुका है। रेस्पिरेटरी से फिर आप जो है वो लंग की तरफ आ जाएंगे, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, ठीक है। अच्छा, यूं इस तरह से ये बताएं, आप जरा गौर करें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो ऑलरेडी काम हो चुका है वो हमने बताना है, इंट्रोडक्शन में हमने बतानी है ये चीजें क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन सिर्फ अगले को इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि ये फलां चीज है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर हमने बताना है कि ऑलरेडी इन सब के ऊपर किस तरह से काम हो चुका है। एक अच्छा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो तकरीबन 4 से 5 पेजेस का मुश्तमिल होता है। मटीरियल मेथड हमारा बहुत ही लेंथी कर लेंगे तो 1-1.5-2 पेज से ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला जुला के एक अच्छे साइनॉप्सिस की लेंथ जो है वो 8 से 10 पेज इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड रेफरेंसेस जो है वो लिया जाता है जी, इससे लेंथी भी हो सकते हैं और इससे शॉर्ट आपको लैब के अंदर कोई 6-7 पेजेस पे मुश्तमिल भी मिल जाए, लेकिन एक अच्छा तकरीबन 8-10 पेज वाला अच्छा समझा जाता है और साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल इनफ होता है इतने पेज, क्योंकि ठीक होगा, लेंथी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने ही होने चाहिए, लेकिन जो भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है उसमें यही समझा जाता है कि ब्रीफ लेकिन मीनिंगफुल बात हो जिस हद तक हो सके। ओके, बात समझ आ गई जी, ठीक है। 2 चीजें इसके अंदर और हैं, वो 2 चीजें क्या है? इंट्रोडक्शन के फौरी बाद, जब इंट्रोडक्शन खत्म होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पहले, यहाँ पे इस जगह पे आपने एक और हेडिंग देनी है, ऑब्जेक्टिव। इसमें 3, 4, 5 जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं जो आप इस रिसर्च के अंदर करेंगे आपने वो लिखने होंगे। वो सबके मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल में आपको बता देता हूँ क्या हो सकते हैं कि ये जो है वो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को जिस भी मेथड से, केमिकल रिडक्शन मेथड या जिस मेथड से आप तैयार करें, किस मेथड से तैयार करना, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है रिसर्च में, ये काम भी आपने करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो ब्लड सीरम सैंपल से रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी और गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के जरिए लंग कैंसर की डिटेक्शन के एक्सपेरिमेंट लगाना, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर जो सर्च या रामन स्पेक्ट्रा हासिल होते हैं उनके ऊपर प्री प्रोसेसिंग के डिफरेंट टूल्स लगा के उनको रिफाइन करना, डाटा को नॉलेजेबल या रीडेबल बनाना, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर आप जो मल्टीवेरिएट डाटा एनालिसिस टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पीसीए है, पीएलएसआर है या डीएनएसए जो हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको अप्लाई करना और उनसे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन निकालना, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो यूं इस तरह से कई डिफरेंटली हो सकते हैं। अच्छा, एक ये चीज, और ये गिनती के पॉइंट होते हैं 3-4 और कुछ भी नहीं। अच्छा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के एंड पे एक और चीज लिखनी होती है, एक पैराग्राफ, और वो मटीरियल मेथड से जस्ट ऊपर होना चाहिए वो पैराग्राफ।
इन दिस स्टडी। इसमें एक पैराग्राफ में आपने बताना है, ऊपर आप सारा बताते आ रहे हैं कि ये चीज़ फलां फलां इस तरह हुई है, ये चीज़ फलां फलां इस तरह से, ये चीज़ फलां फलां इस तरह से ऑलरेडी रिसर्च पेपरों में मिल जाएगी, मिली है, ये साथ में हमने रेफरेंसेस लिखी हैं वगैरह वगैरह। एंड पे एक पैराग्राफ कि इस रिसर्च में या इस स्टडी में हम क्या करेंगे, हम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के जरिए ब्लड सीरम सैंपल्स की जो के अंदर से लंग कैंसर डिजीज की डिटेक्शन करेंगे और साथ में मल्टीवेरिएट डाटा एनालिसिस टेक्निक्स के जरिए इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मॉडल्स बिल्डअप करेंगे। ठीक है, ये मतलब एक मुख्तसर सा, ये डिफरेंट हो सकता है कि जो भी आपको समझ आता है कि हम ये काम करेंगे वो इसके अंदर जो है वो सारा आ जाएगा। क्यों मेरी बात सबको समझ आ रही है? जी। ठीक है, ये हो गया। अब साथ साथ रेफरेंस देते जाएंगे तो फोर्थ हेडिंग आपकी ऑलरेडी साथ साथ बनती जाएगी और वो होंगे रेफरेंसेस। ठीक है, जब आप ये सारा कुछ तैयार कर लें उसके बाद फिर आपने क्या लिखना है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। याद रखें एब्स्ट्रैक्ट होता सबसे पहले है लेकिन लिखा डॉक्यूमेंट में सबसे एंड पे जाता है। एब्स्ट्रैक्ट जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है उसका एक मुख्तसर सा व्यू होता है कि कोई भी पर्सन आपका अगर जो है पूरा सिनॉप्सिस नहीं पढ़ सकता, एब्स्ट्रैक्ट आपका पढ़ के उसे समझ आ जाए कि इसके अंदर बेसिकली क्या क्या है। ठीक है, जो आगे आपने कई पैराग्राफ्स के अंदर बातें बताई हैं, एब्स्ट्रैक्ट में वो चंद लाइनों में वो चीज़ होनी चाहिए मुख्तसर सी करके। हाँ, उसे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के नहीं समझ आ रही क्योंकि बहुत मुख्तसर लिख दिया है तो वो आगे सिनॉप्सिस पढ़ ले, कम से कम उसे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के पता चल जाएगा अच्छा इसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन की गई है, इसमें सर्स के बारे में, अच्छा डिजीज डायग्नोसिस के ऊपर काम किया, अच्छा PLSR के बारे में बातचीत है। ठीक है, हाँ जी, आपका एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ एक जो है वो बेसिक आइडिया देता है पढ़ने वाले को कि इसके अंदर ये काम होगा। इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट पॉइंट आपके जो डॉक्यूमेंट का है आप वो अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं जो ज़्यादा आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जिसे आप बताना चाहते हैं। क्यों नहीं, सबको बात समझ आ गई? ठीक है, देखो अब इसमें हमने बात की है कि इंट्रोडक्शन फर्ज करो मैं सर से शुरू करूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है सर से शुरू किया जाए। ठीक है, आप लोग चाहें तो गोल्ड नैनो पार्टिकल का पहला पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो लंग कैंसर से ही बातचीत को शुरू कर सकते हैं। इधर देखो, अगर सारी दुनिया के लोग एक तरह की रिसर्च करना शुरू करते हैं तो आपके ख्याल में ये तो 22 नहीं आ जाएगी? सारी दुनिया जो गलतियां कर रही है वो सारी दुनिया ही करना शुरू कर देगी। ठीक है, एवरी माइंड इज अ यूनिक फिल्टर। हर दिमाग एक डिफरेंट एंगल से चीज़ों के बारे में सोच सकता है। जितना भी रिसर्च जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हर इंसान की क्रिएटिविटी के बारे में बताता है। ये बताता है कि बंदा क्रिएटिव है ही नहीं, वो दूसरों को कॉपी पेस्ट करता है। ठीक है, आपको जिस तरह से समझ आ रहा है कि इस तरह से मैं चीज़ को बेहतर उसका इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसका बेहतर जो है वो दूसरे को समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ, आप उस तरह से डॉक्यूमेंट को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, खुद से इस तरह से कि आप स्टोरी को इस तरह से लेके चलें कि पढ़ने वाले को समझ आ, और इसमें अपनी बेस्ट एफर्ट है जिस तरह से ये हो सकता है। क्यों जी, ये बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा एक पॉइंट, ये जो सिनॉप्सिस होता है ये रिसर्च प्रपोजल है कि अभी हमने ये काम करना है, तो आप रीडर को ये किस टेंस में बताएंगे? फ्यूचर टेंस में। लेकिन इंट्रोडक्शन तो आप सारा वो लिख रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, ये पास्ट टेंस। रिव्यू ऑफ लिटरेचर सारा वो है जो ऑलरेडी काम हो चुका है, पास्ट टेंस। ऑब्जेक्टिव आपका फ्यूचर में होना चाहिए, इन दिस स्टडी वाला पैराग्राफ आपका फ्यूचर में होना चाहिए, मटेरियल्स एंड मेथड आपके फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट याद रखना है सब लोगों ने, पता चल गया ना कौन कौन सी। दूसरा, किसी भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर आई, वी, दे, यू ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, मसलन हम लिखना शुरू कर दें इन आवर रिसर्च फलां फलां हम ये काम करें, नहीं, इसको इस तरह से लिखें कि इस स्टडी में ये काम होगा, तो इस तरह से। ठीक है ना, आई, वी, दे, यू इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें। लोग इतनी बात सबको क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है, थक तो नहीं गए सब लोग? नो सर। अच्छा, तो
ऐसे करके आप अपना साइनॉप्सिस तैयार करें। अब साइनॉप्सिस से अगले मरहलों के बारे में बातचीत वो शुरू करते हैं, ठीक है। साइनॉप्सिस आप तैयार कर लेंगे तो हमारी लैब का जो हिसाब है बाकी लैब्स में इस तरह नहीं चलता, ठीक है। साइनॉप्सिस आप रेडी कर लेंगे और आपने उसका एक प्रिंट निकलवा के उसको अच्छे से पढ़ के रीड करके तो वो ले आना है। आज से ही शुरू कर दें, कल से ही ऐसा जो है, और लेकिन मेरे पास आना है, ठीक है। उसको बीच बीच में से आपको करीब बिठा के मैं चेक करूँगा और जहाँ पे मुझे गलतियाँ नजर आएंगी आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आप ये जो है वो इस तरह से गलती कर रहे हैं, इसको इस तरह ठीक करना है, ठीक है। रैंडमली आपको पढ़ के बीच में से दूंगा और आपसे कहूँगा कि जो बाकी हिस्सा मैंने नहीं पढ़ा खुद से बात पॉइंट करके अपनी गलतियाँ वो खुद से निकाल लेंगे। मेरी ड्यूटी आप लोगों के साइनॉप्सिस या थीसिस पढ़ के देना नहीं है, आप लोगों को राइटअप सिखाना है, समझ गए ना। तो उसमें जितनी आप खुद से एफर्ट कर लेंगे उतना जल्दी ये काम निबट जाएगा, ठीक है। माजी में ऐसे भी प्रैक्टिस हुई है कि मैंने जो पैराग्राफ पढ़ के दे दिया स्टूडेंट वही पैराग्राफ जो है वापस ठीक करके ले आए, मैं उसे छोड़ के फिर कोई और पैराग्राफ पढ़ के देख लेता हूँ, फिर वो जाता है, फिर वो ठीक करके मैं फिर से कोई और पढ़ लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है कि अपनी बेस्ट एफर्ट के मुताबिक इस चीज़ को मेक श्योर करना कि काम सही चल रहा है, और आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग जितनी हो सके मेहनत से इस चीज़ को अच्छे से सीख लें ताकि ये डिग्री आपको फ़ायदा दे सके, ठीक हो गया ना बात। अच्छा, वो चीज़ें उस तरह से करेक्ट करके दोबारा ला के मुझे चेक करवानी है, ओके हो गया ना। जब ओके कर दिया जाएगा सारा कुछ, फिर उसके बाद आगे सर के पास जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई, सबसे पहली मरतबा जब मेरे पास लेके आना इसे रेडी करके, उससे भी पहले इसमें से आप लोगों ने क्या चीज रिमूव करनी है, बताइए। प्लेजरिज्म रिमूव करना है मेरे पास आने से भी पहले। ये प्लेज क्या होता है? जी, सिमिलैरिटी इंडेक्स, ठीक है। साइंटिफिक राइटर ये कहता है कि साइंटिफिक राइटर में चीजें कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये आप किसी रिसर्च पेपर से भी डाटा ढूंढ के लिखेंगे तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा रिसर्च पेपर पढ़ के तो फिर उसके बारे में लिखो, उसमें से जिस तरह से चीज समझ आ रहा है कि अच्छा मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है रिसर्च पेपर में, या एंड वाली समरी पढ़नी है, या मैंने सिर्फ रिजल्ट एंड डिस्कशन पढ़ने हैं, ठीक है, या कंट्रोल F लगा के आप उसमें कीवर्ड सर्च कर लें, ठीक है। फाइल में जहाँ जहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगी कि जो आप उसमें मखसूस डाटा ढूंढना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस पढ़ें, जो समझ आए उसको अपने अल्फाज में उसमें क्या करते हैं, टाइप कर दें, ठीक है। और एंड पे उसका रेफरेंस दे दें कि ये मुझे फलां पेपर पढ़ के समझ आया, उसमें से मैंने ये चीज़ निकाल के लिखा, ओके, ठीक है ना। ऐसे अपने अल्फाज में लिखा जाए, इसलिए प्लेजरिज्म का जो है वो कंसेप्ट दिया गया है। अब हमारी यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक हर डॉक्यूमेंट में 19% से प्लेज क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, लेकिन सर हक नवाज कहते हैं 19% नहीं 15%। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ के लैब में एक दो बार हो चुका है, हम 19% के हिसाब से चेक करके उधर QC में सबमिट करवाना होता है सर की ईमेल ID से, हमने सबमिट करवाया लेकिन वो 2-4% की वेरिएशन आ गई, बच्चों का प्लेज चला गया, इससे हो गया, तो उनकी साइनॉप्सिस की अटैम्प्ट फेल हो गई। साइनॉप्सिस की अटैम्प्ट फेल होने का मतलब पिछले साल तकरीबन 600 या 700 रुपये जुर्माना था, अब शायद कुछ कम ज़्यादा हो, वो स्टूडेंट पे करेगा तो दोबारा से उसका जो सबमिट हो सकता है QC में, ठीक है। तो हमने एक सेफ रेंज रखी है 15%, इससे बिलो आपका होना चाहिए। लेकिन पिछले साल से एक और भी चीज़ शुरू हो गई है, प्लेज ही नहीं, दूसरी भी एक चीज़, और वो क्या है, AI, ठीक है। आपका AI भी इसी रेंज में होना चाहिए, ठीक हो गया। और ये दोनों चीज़ें आपको पता कैसे चलेगी, आप अपना साइनॉप्सिस कंप्लीट करके, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करेंगे या ईमेल करेंगे, मैं दोनों चीज़ें आज शेयर करूँगा, ठीक है। सर हकनवाज का जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का टर्नटिन अकाउंट है उसका लॉगिन मेरे पास है, ठीक है। मैं आप लोगों को जैसे ही पहली फुर्सत मिला करेगी चेक करके तो आप लोगों को वापस उसकी रिपोर्ट से सेंड कर दूँगा, ठीक है। वो जो मैं आपको वापस रिपोर्ट सेंड करूंगा उस रिपोर्ट के अंदर जहां जो जो एरिया हाईलाइटेड होगा, कोई ब्लू कलर से, कोई रेड कलर से, कोई येलो कलर से, समझ लें वो एरिया प्लेज है,
और उस फाइल के बिल्कुल एंड पे जाके आप देखेंगे तो सोर्सेज भी मेंशन होते हैं कि जो नंबर 1 वाली सारे अंदर एरियाज हमने हाईलाइट किया डॉक्टर को फलां पेपर से फलां वाला इतने परसेंट है फलां वाला, वो सारी आपको रिपोर्ट सिर्फ उन एरियाज या उन लाइनों या उन सेंटेंसेस या उन पैराग्राफ्स को आप दोबारा से जो है वो अपने अल्फाज में चेंज करके लिखें ताकि वो फ्लैट जो है वो कम हो सके। तो भी ठीक हो गया। और दूसरी बात, आप लोगों को वापस मैंने कहा कि मैं रिस्पॉन्स करूँगा पहली फुर्सत, ठीक है। तो अगर जो है वो आप लोगों ने मुझे सेंड किया कोई आधा घंटा 2 घंटे 4 घंटे, ठीक है, वो कमी पेशी हो गई तो क्या नहीं होना चाहिए, मिस कॉल नहीं है तो हाँ जी सामने नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसी कंडीशन ही होती है कुछ स्टूडेंट के कॉल मैसेजेस के बस मैं ना स्ट्रेचर में पड़ा हूँ, आपने फौरी मुझे रिपोर्ट ना सेंड की तो मुझे बहुत पड़ जानी है, ये हो जाना वो हो जाना है, ठीक है ना। तो भी ऐसा नहीं, ठीक है, दुनिया है, चीज़ें हैं साथ साथ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जिम्मे होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। तो जैसे जैसे उनमें से चीज़ें टाइम निकलती है, पहली प्रेफरेंस यही होती है कि आप लोगों को मैक्सिमम जिस हद तक हो सके फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है जी। और ये मुझे पहली मरतबा चेक करवाने आने से पहले ये आपने इस रेंज में लेके आना है, नो डाउट। उसके बाद जब हम दोबारा से उसको बैठ के जो है वो करेंगे तो उसमें दोबारा कुछ चेंजेस आएंगे, ऐसा मुमकिन है कि उसके नतीजे में कोई 2, 4, 5, 10% दोबारा बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन इस तरह से है कि अगर हम पहले रीड कर लेंगे और उसके बाद आप उसका फ्लैट रिमूव करने बैठेंगे तो सेंटेंसेस कुछ की बजाय पता नहीं क्या और कुछ बन जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से मैक्सिमम जितना डाटा इंटैक्ट हो सकता है वो पहले हो जाए, इसका बेसिक मकसद सारा ये है। इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये साइनॉप्सिस के ऊपर थोड़ी चीज़ आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन एक बार आप लोगों का माइंड ट्रेन हो के उस लाइन पे आ गया तो याद रखिए थीसिस में आपको परेशानी नहीं होगी, रिसर्च पेपर में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि सभी के अंदर यही जनरल चीज़ें इसी तरह फॉलो होती हैं, ठीक होगी ना बात। अच्छा, आपने मेरे पास लेके आना, हम उसे चेक करेंगे, उसके बाद दोबारा मैं साथ साथ वो भी गाइड करता जाऊँगा। जब हर लिहाज से ओके हो जाएगा उसका फ्लैट भी हम चेक कर लेंगे कि 15 से बिलो है और वैसे भी वो सारा ठीक हो गया है, ठीक है। देन फिर उसके ऊपर मैं सिग्नेचर करके और जो है वो डेट आपके दूंगा। फिर आपने अपने रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर के पास जाना है, सर हकनवाज, सर इरफान जो भी हैं उनके पास। साथ में ये जो आपको सिग्नेचर्स वाला एक पेज शेयर किया है, इस पेज में अपने अपने सारे जो है वो क्रेडेंशियल्स आप लोग चेंज कर लीजिएगा, मेरे वाला पेज ना ले जाइएगा, ठीक है। नाम, एजी नंबर, सुपरवाइजरी कमेटी अपनी लिखिएगा, वो सारी मेरी है मेंशन। उसके नीचे 4 आपको नाम लिखे नजर आएंगे जो कि है स्क्रूटनी कमेटी, ठीक है। वो स्क्रूटनी कमेटी जो अभी इस साल की बनी है वो मुझे नहीं पता, वो जो एक्चुअल के हमारे कोऑर्डिनेटर है मेरे नाम साहब है, ठीक है, वो ग्रुप में बेसिकली शेयर किया करते हैं। तो आज सर से जाकर उनसे एक बार पता करवा देते हैं। वो जो 4 पर्सन होंगे साथ, उनका नाम आपने बीच में जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि मेरे उसके अंदर ना एक चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी हेडिंग है, क्योंकि पीएचडी मेन कैंपस से है, वहाँ चेयरमैन है, यहाँ नहीं है चेयरमैन। यहाँ आमतौर पर उसी जगह पे प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर होता है। आपको इसी सिग्नेचर पेज की शायद एक कॉपी ना नीचे फोटोशॉप से मिलती है, तो बेहतर है कि आप वहाँ से लेके इसके साथ कंपेयर करके फिर इसे अपने पास के लिहाज से चेंज कर लीजिए, ठीक है। आपने साथ वो पेज ले जाना है, साथ में साइनॉप्सिस की एक कॉपी, सर साइनॉप्सिस कॉपी के फ्रंट पेज के ऊपर भी साइन करेंगे, उसके अंदर भी जहाँ पे सर के साइन होने हैं वो करेंगे। उसके बाद वो जो नीचे 4 वो स्क्रूटनी कमेटी वाले मेंबर्स हैं, आपने 1 बाय 1 उन सब के पास अपना साइनॉप्सिस लेके जाना है। कुछ लोग उसी वक्त आपको चेक करके दे देंगे, कुछ लोग रखते हैं 2-4 घंटे या 1 दिन, आपको बता देंगे तब आके ले जाएंगे। आपने तब लेने जाना है, वो उसमें से मिस्टेक्स निकालेंगे या जो भी गलतियाँ उनको समझ आती है वो चारों से होके जब वापस आ जाएगा तो उन्होंने जो गलतियां निकाली हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने वो गलतियां अपने मेन साइनॉप्सिस में ठीक करके फिर एक फ्रेश उसका जो है वो निकलवाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब की बात तो पता नहीं, लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि उसके बाद सेकंड स्क्रूटनिंग में दोबारा वो पेज लेके सबके पास जाना होता था, वो चेक करते थे जो हमने गलतियां निकाली वो ठीक कर ली गई हैं और फिर वो ठीक कर देते। लेकिन बीच में एक आध बार ऐसा भी हुआ कि सिर्फ फर्स्ट स्क्रूटनी ही होनी होती है, सेकंड में अंडरस्टूड है कि स्टूडेंट ने ये कर ली, ठीक है। दोबारा से अब साइनॉप्सिस की 7 कॉपियां आपने बनाई। एक तो वो तो सारी खराब हो चुकी होगी ना जो स्क्रूटनिंग से होती है, क्योंकि पेंसिलों से उन्होंने गलतियां निकाल के, लेकिन वो कॉपी और सिग्नेचर पेज गुम नहीं करना,
वो ओरिजिनल सिग्नेचर पे और वो जो है वो नीचे जो आपका वो एक साइनॉप्सिस है वो भी पता कर लीजिएगा। वो सिग्नेचर पे एक या कुछ कई मरतबा वो तीन साथ लगने होते हैं, ठीक है। वो ओरिजिनल साथ में 7 कॉपियाँ वो फिर यहाँ पे जो सिग्नेचर उससे करके जमा करवा देना। वो रिस्पेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रुप्स में प्लॉट हो जाएगी। फिर उसका क्या मकसद है, या मुमकिन है आपके दूसरे लैब के फैलोज जमा करवा रहे हैं तो उनसे पता चल जाएगा कि किसके बाद साइनॉप्सिस फिर कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, किस तरह से। क्यों भी ठीक हो गया ना। यूँ आपका ये साइनॉप्सिस जो है वो सबमिट हो। एक और चीज़ कि जब आपकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाएगी, बल्कि इवन जब सर सिग्नेचर कर दें पहली बार स्क्रूटनी से पहले ही, ठीक है, उस वक्त दोबारा मुझे अपना साइनॉप्सिस सेंड करना है मेल या व्हाट्सएप के जरिए, साथ में नाम, एजी नंबर और सुपरवाइजर का नेम, ठीक है। मैं QEC के अंदर, QEC है क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल यूनिवर्सिटी, सर की मेल आईडी से वहाँ पे आपका साइनॉप्सिस आपके एजी नंबर से सबमिट होना है। उन्होंने एक रिपोर्ट लगानी है, उस रिपोर्ट का प्रिंट लेके या मेन कैंपस से जाके फोटोकॉपी करवा के अपने साइनॉप्सिस के साथ वो जो 7 कॉपियाँ उनके साथ वो भी लगी होनी चाहिए। उसके बगैर आपका साइनॉप्सिस एक्सेप्टेड नहीं, ठीक है। ये काम क्यों मेरी बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है भाई, थक तो नहीं गए अभी? नो सर। ज़्यादा संजीदा बातें हुई तो थोड़ी सी एक और संजीदा बात फिर बात करूँ, ठीक है। देखो इस तरह से है, लास्ट ईयर जनवरी में स्टार्ट में बहुत सारे साइनॉप्सिस आपके सीनियर्स के सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग काफ़ी लेट हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि अभी जो है वो आप लोगों को टॉपिक मिले लगभग 1 मंथ का टाइम मिल गया। चलो ठीक है, हाँ जी, तो फाइनल खत्म हुए 15 दिन हो गए हैं प्यारे बच्चों, 20 दिन हो गए। क्योंकि जिस दिन लिस्ट आप लोगों को दी गई थी उस दिन सर ने लिस्ट मुझे भेज दी थी, क्योंकि जब मैंने आपका साइनॉप्सिस चेक करना है तो मैंने क्रॉस चेक किया करना कि टाइटल एग्जैक्ट वही है जो सर ने अलॉट कर रखा है, तो मेरे पास डेट सेव पड़ी होगी, इस डेट को सर ने सेंड किया, ठीक है। तो इतने टाइम में कोई आपने थोड़ा सा पढ़ा ही होगा, माशाल्लाह सारे अच्छे समझदार बच्चे हैं अभी हैं, तो टॉपिक ये वो, ठीक है। आप लोगों को फौरी तौर पर साथ ही अभी अपने सैंपल्स पे भी काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग के सेमीफाइनल की डेडलाइन आ जाएगी मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक, ठीक है। उससे पहले आपका साइनॉप्सिस अप्रूव होकर उसका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। सेमीफाइनल जमा करवाना है तो उस टाइम तक आपके रिजल्ट्स भी पार्शियली तैयार होने चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल थीसिस में रिजल्ट्स भी लगने हैं, ठीक है। तो आप देख लें फरवरी स्टार्ट होने लगा है, मार्च रमज़ान मुबारक है, उसके बाद फिर अप्रैल है, ये पता भी नहीं चलना कब ये जो है वो टाइम गुजर जाना है। और आप लोगों की जितनी तादाद है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पे बुकिंग करवानी पड़ा करेगी आप लोगों को, फिर फलां दिन इतने बजे से इतने बजे तक क्लास स्टूडेंट अपनी स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स करेगा, इतने बजे से इतने बजे तक फलां ये। जिन दिनों में रश ज़्यादा होता है उन दिनों फिर तो इस तरह शेड्यूल फिक्स कर दिया जाता है कि दिन के टाइम पे सिर्फ गर्ल्स जो है वो स्पेक्ट्रल एक्विजिशन करेंगे और बॉयज़ सारे वीकेंड या फिर रात के टाइम, ठीक है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स इक्वली इफेक्टिव हैं, न्यू भी और ओल्ड, ठीक है। कुछ लोग न्यू पे काम शुरू कर रहे हैं और कुछ लोग ओल्ड इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे हैं। मेरी PhD की सारी रिसर्च ओल्ड इंस्ट्रूमेंट पे है, वो पीक सी कर चुका है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाला इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है, क्योंकि मैंने इनिशियल टाइम उसी पे लगाए थे, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, तो फिर उसके बाद सारा उसी के ऊपर काम किया। इसलिए आप लोग भी आधे लोग वहाँ पे और आधे लोग जो है वो इस तरह से दूसरे इंस्ट्रूमेंट, ताकि लोड डिवाइडेड रहता है और काम सबका जल्दी चलता है। स्मार्ट वर्क करें, साथ साथ साइनॉप्सिस पे कुछ काम चलता रहे, साथ साथ जो है वो आप लोग ये एक्सपेरिमेंटल काम कल से शुरू कर दें, ठीक हो गया। कोई स्टूडेंट लैब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हर किसी का फ़ायदा और नुकसान उसी स्टूडेंट के साथ है, ठीक है। आप लोग इतनी ज़्यादा दूसरों की फिक्र करें। 2018 के नाम से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक और भी है, यहाँ पे भी किसी ने बताया था, हाँ जी, इस नाम से भी ऑनलाइन डाउनलोड भी हो जाता है, इवन आप जितने सीनियर हैं सभी के पास ही पढ़ा भी है। ये वाला रेफरेंस स्टाइल एंड नोट के अंदर बिल्ट इन नहीं है,
तो आप लोग पहले एंड नोट को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके जो रेफरेंसेस की लाइब्रेरी है सी ड्राइव में जाके आगे वहाँ के अंदर ये पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो आप किसी भी सीनियर के पास बैठ के जो कर सकते हैं 2 मिनट का वो काम। वैसे साइनॉप्सिस में ठीक है, आप जो से कीवर्ड देंगे वो उसका क्रॉस मैच करके जो लिटरेचर में उससे रिलेटेड डाटा पड़ा है वो आपको दे देगा, ठीक है। तो कभी कभी हम कीवर्ड ऐसे लिख रहे होते हैं जिससे उस एग्जैक्ट कीवर्ड से मैचिंग डाटा नहीं पड़ा होता, तो मिलना मुश्किल होता है। रेफरेंसेस की ये रेंज कितनी होनी चाहिए, किस ईयर से स्टार्ट करें? जितने रिसेंट रेफरेंस होना उतनी अच्छी रिसर्च मानी जाती है। और कुछ रिसर्च जर्नल्स खुद लिखते हैं कि आपके 50% से ज़्यादा रेफरेंस पिछले 5 सालों में से होने चाहिए। ये मैं रिसर्च जर्नल्स की बात कर रहा हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी की कोशिश होती है कि वो अपने ग्रेजुएट्स को या अपने स्टूडेंट्स को जो रिसेंट नॉर्म्स चल रही हैं दुनिया में उनके अकॉर्डिंगली ट्रेन करें। तो आप लोग सपोर्टिंग कमेटीज के पास जाएंगे, वो भी आपसे यही कहेंगे कि आपके रेफरेंसेस जो है वो कम से कम 50% पिछले 5 सालों में से लाई करने चाहिए। तो आपको पता ही हो गूगल स्कॉलर के ऊपर हम रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप उसके अकॉर्डिंगली करें तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। में कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिसमें अगर विकिपीडिया के हवाले से हमारा जी जी, अच्छा इस तरह से है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में टेबल और फिगर्स दोनों को जनरली मना किया जाता है, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप लिख सकते हैं, इवन मटेरियल मेथड में आप जो है वो ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट्स में तो फिर होती ही होगी। नंबर 1 बात, अगर वो बहुत ज़रूरी है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। नंबर 2 बात, अगर आप कोई ऐसी फिगर ले रहे हैं जो ऑलरेडी किसी पब्लिश्ड डाटा से है, तो फिगर के नीचे जो कैप्शन लिखनी है, कैप्शन समझते हैं ना, फिगर के नीचे उस कैप्शन में उस फिगर का रेफरेंस देना जरूरी है। या तो फिगर किसी ऑलरेडी रिसर्च डॉक्यूमेंट से होनी चाहिए, या आपने खुद खींची हुई, खुद खींच के तो कोई रेफरेंस नहीं, रिसर्च डॉक्यूमेंट से तो रेफरेंस होना जरूरी है। इसका मतलब है कि सादा गूगल इमेजेस से निकाल के आप नहीं कोई इमेज पेश कर सकते, ठीक हो गया बात। रेफरेंसेस की कोई लिमिट है, मतलब कितने होने चाहिए या जितने भी डाल दें? हाँ जी, रेफरेंस की कोई ऐसे लिमिट लिखी नहीं है, लेकिन रेफरेंस जितने ज़्यादा हो डाटा उतना ऑथेंटिक और अच्छा माना जाता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे रिसर्च पेपर्स आपकी नज़र से गुजरेंगे, एक ही सेंटेंस के एंड पे उन्होंने 2 2 3 3 4 4 रेफरेंस भी देखे, क्योंकि वो एक ही बात कई रिसर्च पेपर में कॉमन मिली, ठीक है। फिर रेफरेंस कहाँ देना है, कई लोग इस तरह से करते हैं कि पैराग्राफ के एंड पे रेफरेंस डाल देते हैं, हालांकि ये गलत चीज़ है। देखो, जो एक बात मुकम्मल हो रही है उस बात के एंड पे वो रेफरेंस होना चाहिए। अब मैं सेंटेंस नहीं कह रहा, मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। आप जो बात, मसलन मैं उससे बताना चाह रहा हूँ कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, ठीक है, और इसके जरिए हम हर किस्म के सैंपल्स का एनालिसिस कर सकते हैं। ये बात मुकम्मल है। इसके बाद मैं अब अगली बात शुरू करने लगा हूँ कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक क्विक टेक्निक है जिसमें कम सैंपल प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब मैंने 2 बातें की, पहली बात एक अलग थी, उसके एंड पे रेफरेंस होना चाहिए, दूसरी बात अब मैंने अलग शुरू कर दी उसके एंड पे, हालांकि दोनों एक ही पैराग्राफ में मौजूद है। तो एक ही पैराग्राफ में एक ही साइटेशन 2 दफ़ा दे सकते हैं? दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं, लेकिन अगर वो एक ही रिसर्च पेपर की बात एक ही पैराग्राफ में 2 अलग अलग जगह पे, अगर ऐसा है कि आपका एक पैराग्राफ मुश्तमिल 2 सेंटेंसेस पे, दोनों सेंटेंस लिए भी एक ही पेपर से आपने, आप हर दोनों सेंटेंसेस के एंड पे एक ही रेफरेंस डाल दें तो ये गलत है, क्योंकि वो बात फिर एक ही चलती आ रही है, तो बात दूसरे सेंटेंस के एंड पे खत्म हुई है तो वहाँ पे फिर उसका रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर एक पैराग्राफ आपका कोई 8 10 12 लाइनों का है, ये याद रखिए पैराग्राफ भी बहुत लेंथी एक्सेप्टेबल नहीं होते, ठीक है। आप एक पैराग्राफ को 8 10 लाइनों का है, पहले 1 2 सेंटेंस उस चीज़ के मुताबिक थे उस पेपर में से मिले, फिर आगे कोई बात और शुरू हो, फिर उसके बाद आपने जो आगे बात की वो उसी पेपर में से थी जो आपने ऊपर रेफरेंस दे दिया, तो आप ऊपर लग रेफरेंस से नीचे लगाएंगे। लेट्स सपोज कि अगर उन्होंने सर्च के बारे में लिखा हुआ है, फिर उसी के आगे उन्होंने नैनो पार्टिकल्स के बारे में एक ही पेपर से मैंने कर लिया ऑलरेडी, हाँ जी, तो मैं 2 दफ़ा दूसरी नहीं, वो एक ही पेपर से बात चलती आ रही है, ठीक है, तो फिर एक ही वहाँ पे साइटेशन है। क्यों भी ठीक होगी ये बात? जी सर। ठीक है, इस तरह से करके रेफरेंस ऐड करने, यानी आपने खुद समझते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि हर स्टूडेंट अपने लिहाज से डिज़ाइन करेगा,
आपको जहाँ पे समझ आती है कि हाँ चीज़ यहाँ पे आके इस तरह